बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, बड़ी डेवलपमेंट ये है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अराग़ची, अब्बास अराग़ची, ये पाकिस्तान पहुँच गए हैं। इनका इस्तकबाल किया इसहाक डार ने और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी गए थे। तो एयरपोर्ट से लेकर इनको जो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स हैं वो चले गए और पाकिस्तान के अंदर जो है वो अब मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। लेकिन ये मुज़ाकरात क्या अमेरिका और ईरान के बीच में होने जा रहे हैं? पहला सवाल ये है, ईरान का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? ये बहुत अहम है। दूसरा ये, पाकिस्तान की तवक्कुआत क्या है? पाकिस्तान को क्या लगता है कि अब क्योंकि ईरानी वफद आ गया है और यही एक रुकावट थी, क्योंकि अमेरिका की जानिब से तो बार बार अनाउंस किया गया कि जेडी वेंस जा रहे हैं, जेरेड कुशनर जा रहे हैं, विटकॉफ जा रहे हैं, बार बार उनकी तरफ से अनाउंसमेंट आती रही है, डोनाल्ड ट्रंप भी ये कहते रहे। लेकिन ईरान की जानिब से एक रुकावट थी। अब वो रुकावट दूर हो गई है, तो पाकिस्तान को इस वक्त उम्मीद क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमरीकी स्टेटस क्या है, ये भी हमें ज़हन में रखना पड़ेगा, और मुज़ाकरात की कामयाबी के इम्कानात क्या है। तो सबसे पहले तो ये आप ईरान का स्टेटमेंट देख लें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा पहुंच गए। जब पाकिस्तान के अंदर एक रेस लगी हुई थी, वो आ रहा है, वो जा रहा है, खबर थी नहीं मीडिया के पास, और ये जिम्मेदारी मीडिया को सौंपी गई थी कि आप या तो ईरान के खाते में डालें, यानी कुछ लोग ये कर रहे थे, वो ईरान के खाते में डाल रहे थे कि ईरान क्यों नहीं आ रहा, तो ईरान आ गया। उनके वज़ीर ख़ारजा जो है वो पहुंच गए, और कुछ लोग जो है वो ये कहानियां सुना रहे थे कि अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है। हत्ता कि जो लोग मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं या मौजूदा हुक्मरानों के करीब हैं, उनके भी आसाब जवाब दे चुके थे। बहुत सारे ऐसे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि खुदा का वास्ता, अगर मुज़ाकरात नहीं हो रहे तो इस्लामाबाद ही खोल दें आप, कम से कम। आपने हुर्मुज़ खुलवाने के चक्कर में आपने इस्लामाबाद और रावलपिंडी बंद किया हुआ है। तो ये उनके अपने लोग कहना शुरू हो गए थे, हुकूमत के अपने जो करीबी ताल्लुकात वाले लोग हैं। अब जो स्टेटमेंट है ईरान का, ये इंपॉर्टेंट है। इस्लामाबाद में ईरानी और अमरीकी वफूद के दरमियान कोई मुलाकात मुतवक्के नहीं है, ये ईरानी वजारत खारजा ने कहा है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा, और ये BBC ने रिपोर्ट किया है। इस्माइल बकाई का कहना है कि इस्लामाबाद के दौरे पर मौजूद अब्बास अराग़ची की अमरीकी वफद के साथ कोई मुलाकात मुतवक्के नहीं है। ट्विटर के ऊपर उन्होंने पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि हम एक सरकारी दौरे पर पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची खित्ते में अमन की बहाली और अमरीका की जानिब से मुसल्लत की गई जारहाना जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सालसी और मावन किरदार के तनाज़ुर में पाकिस्तानी आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। अच्छा, इससे पहले जो ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आया था वो भी इससे मिलता जुलता था। ईरान ने यह कहा था कि खित्ते के ममालिक को ईरान बहुत इंपॉर्टेंस देता है और ईरान पाकिस्तान के साथ मुलाकात ज़ाती एक जो ताल्लुकात है ईरान और पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान एफर्ट कर रहा है, ये उसके तनाजुर में है। तो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की उन्होंने कोई जल्दबाजी शो नहीं की। बयान में कहा गया कि ईरान और अमेरिका के दरमियान किसी मुलाकात का कोई मंसूबा नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, ये जिस वक्त उन्होंने बयान दिया, ये उस वक्त तक की कार्रवाई है कि उस वक्त तक कोई मंसूबा नहीं है। अब क्योंकि ईरान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में, और लाजमी बात है वो ईरानी क़यादत के साथ राब्ते में भी रहेंगे और वो वहाँ से इंस्ट्रक्शंस भी लेते रहेंगे। अगर माहौल बन जाता है, बातचीत बन जाती है और ईरान की तरफ से जो है वो ये ग्रीन सिग्नल आ जाता है या कुछ और लोगों को ईरान से रवाना किया जाता है पाकिस्तान के लिए, तो मुमकिन है कि पाकिस्तान के अंदर अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात जो है वो आगे बढ़ जाए। इससे पहले पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने एक ट्विटर के ऊपर पोस्ट करते हुए बताया था कि उन्होंने इस्लामाबाद में अराग़ची का इस्तकबाल किया है और इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए बामी रवाबित के मुंतज़िर हैं। ये जनाब स्टेटमेंट जो छपा है, ये BBC के ऊपर छपा है। तो ये ईरान का एक ऑफिशियल मौक़िफ़ है कि वो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए नहीं आया, वो आया है पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए और इसी जंग बंदी के तनाज़ुर में बातचीत करने आया। देखिए, एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि न्यूयॉर्क टाइम ने भी ये दावा किया है और ईरानी क़यादत के हवाले से किया है। ईरानी क्योंकि ये समझते हैं कि जब तक आबना हुर्मुज़ की सराउंडिंग में अमेरिका नाकाबंदी जारी रखेगा, ईरानी बंदरगाहों की और पूरे समंदर की, जिसे आप पर्शियन गल्फ कहते हैं या जिसे आप गल्फ ऑफ ओमान और उसके बाहर वाले जो एरियाज है, अगर समंदर के इन पानियों में अमेरिका एक नाकाबंदी जारी रखता है तो इसको ईरान ने एक्ट ऑफ वॉर करार दिया कि ये जंग का एक कदम है जो अमेरिका ने उठाया हुआ। तो इस बीच में फिर बातचीत नहीं हो सकती, बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो सकते। हम बिलवास्ता मुज़ाकरात हो सकते हैं जो पाकिस्तान के ज़रिए हो सकते हैं, दीगर ममालिक के ज़रिए हो सकते हैं। अब यहाँ पे ये खबर भी आई है ईरान की जानिब से, जो उनकी सरकारी
मीडिया एजेंसीज हैं, उन्होंने ये दावा किया कि ईरानी जो वफद है ये 2 और जगह पे भी जाएगा। एक ये ओमान में जाएंगे और एक ये जाएंगे मॉस्को में। ओमान का जो दारुल हुकूमत है मस्कत और रूस का जो दारुल हुकूमत है मॉस्को, इन 2 जगह पे भी जाएंगे और इन 2 ममालिक के साथ भी वो बातचीत करेंगे। अब लाजमी बात है ये बातचीत सारी की सारी आबना हुर्मुज़ के हवाले से है और जो खित्ते में कशीदगी है उसके हवाले से है। तो ईरान जो अपने इत्तेहादी हैं या आसपास जो ममालिक हैं वो उनके साथ अपना रिलेशन खराब नहीं करना चाहता इस जंग के तनाजुर में। अच्छा जी, अब 2 बंदे फौरी तौर पे अमेरिका की तरफ से जो रद्दअमल आया वो रद्दअमल ये है कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को फौरी तौर पे, आज हफ्ता है तो हफ्ते की सुबह जो है वो अमेरिका से उनको रवाना किया जा रहा है और वो आएंगे मुज़ाकरात करने के लिए ईरानी वफ्द के साथ। अब ये 2 लोग जो हैं इनके बारे में मैं आपको एक क्लियर बात कर दूं, इनके स्टेटमेंट्स आप उठाकर देख लें। अव्वल तो ये दोनों जो हैं वो जिस लेवल के लोग हैं इनमें एक तो बहुत बड़े बिल्डर है स्टीव विटकॉफ, ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा नाम है, डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त हैं ज़ाती नौइयत के और इन्हें इस रीजन के अंदर लगाया गया है और वो कारोबार भी साथ करते हैं, उनकी फैमिली भी कारोबार करती है। और ये अमेरिका से ज़्यादा स्टीव विटकॉफ को ये तासुर है कि ये इसराइल के मफादात के ज़्यादा करीब है और यही बात जेरेड कुशनर के बारे में भी की जाती है। जेरेड कुशनर के ऊपर एक अमेरिका में इंक्वायरी की बात भी चल रही है कि सेनेट उनके खिलाफ इंक्वायरी करेगी कि अरब ममालिक में मुज़ाकरात के साथ साथ जेरेड कुशनर कैसे मफादात के टकराव के तहत उनसे पैसा वसूल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। बहरहाल ये 2 लोग जो हैं ये अमेरिका से ज़्यादा इसराइली नुमाइंदा होने का इनका तासुर है। जेडी वेंस कब आएंगे ये डिपेंड करता है कि ईरान के साथ मामला कहाँ तक आगे बढ़ते हैं और क्या डोनाल्ड ट्रंप आएंगे। ये पाकिस्तान को एक आसरा दिया गया है। मैं आपको कैटेगोरिकली ये बात कह रहा हूं कि पाकिस्तान के हुक्मरान ये बात कह नहीं रहे क्योंकि वो कहकर शर्मिंदा होना नहीं चाहते। उन्होंने इसको एक सरप्राइज के तौर पर रखा हुआ है और ये एक जैकपॉट है जो उनका लग सकता है। उन्हें यह आसरा दिया गया है अमेरिकी इंतजामिया की जानिब से कि आप जोर लगाएं, पूरी कोशिश करें, अमेरिका को आप एक अच्छी डील लेकर दें ईरान के साथ और ट्रंप की एक अच्छी फेस सेविंग हो जाए और पाकिस्तान अगर ट्रंप की गुड बुक में आता है तो ये आसरा इनको दिया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप इस्लामाबाद में लैंड कर सकते हैं और अगर वो इस्लामाबाद आएंगे चंद घंटों के लिए भी आ जाए, अगर 2 घंटों के लिए भी आ जाए तो ये पाकिस्तान के लिए, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक दौरा चाइना का भी करना है अभी फ्यूचर में और जब वो यहां पे आएंगे पाकिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत सारे मामला तब तक तय हो चुके होंगे। तो पाकिस्तान को इस बात की उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप इस्लामाबाद का दौरा कर सकते हैं या कम से कम जेडी वेंस तो जरूर वापस आ जाएंगे अगर पाकिस्तान कामयाब हो जाता है। तो पाकिस्तान ये चाहता है कि जंगबंदी के अंदर तोसी हो जाए और ट्रंप की गुड बुक्स के अंदर पाकिस्तान रहना चाहता है। लेकिन एक बात ना सबको जाती मफादात से बालातर होकर सोचनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के लिए एक ताकतवर ईरान जरूरी है। ये बात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी समझती है। एक कमजोर ईरान पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन जाएगा मुस्तकबिल में, क्योंकि अगर ईरान के अंदर अनारकी होगी, हालात खराब होंगे, वहां कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होगी, कंट्रोल नहीं होगा, तो आपके बलूचिस्तान के अंदर हालात खराब होंगे और फिर इंडिया और इसराइल की दोस्ती आप जानते हैं अच्छी तरह। अगर ये बात एस्टेब्लिशमेंट के दिमाग में है और वो ये जानते हैं और अगर वो इसके तनाजुर में चीजें कर रहे हैं तो वो सही कदम आगे बढ़ा रहे हैं कि ईरान एक मजबूत मुल्क के तौर पे पाकिस्तान को सूट करता है, एक कमजोर ईरान पाकिस्तान को सूट नहीं करता। लेकिन दूसरी तरफ हमें याद रखना कि अगर जंग दोबारा शुरू होती है, लड़ाई बढ़ जाती है, जिसके इम्कानात उतने ज्यादा नहीं है, लेकिन अमेरिका जिस तरह हथियार इकट्ठे कर रहा है इस तरह इस रीजन में पहले हथियार नहीं पहुंचे। अमेरिका के कौन कौन से जो बहरी बेड़े हैं वो यहां पे आ गए हैं, इसकी पूरी तफसीलात मेरे पास मौजूद है। मैं इसको आज स्टडी कर रहा था, मैंने ये सारा रिकॉर्ड निकाला है कि किस तरीके से अमेरिका ने बड़े पैमाने पे अपने हथियार यहां पे पहुंचाए। बहुत सारे हथियार अमेरिका के, यानी अब्राहम लिंकन वहां पे उनका बहरी बेड़ा पहुंच गया है, ये जेरल्ड आर फोर्ड यहां पे पहुंच गया है, फिर यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश यहां पे पहुंच गया है, फिर एफ.एस. चार्ल्स डिकॉल यहां पे पहुंच गया है, फिर जो अरेबियन सी है वहां पे यूएसएस ट्रिपोली है और यूएसएस बॉक्सर भी यहां पे रास्ते में है जो वेस्ट पैसिफिक की तरफ से आ रहा है, फिर मिस्ट्रॉल है, एफ.एस. मिस्ट्रॉल, ये मशरकी मेडिटेरेनियन सी के अंदर है, फिर एक और बेड़ा भी है। तो अमेरिका के लगभग 8 बहरी बेड़े जो है वो इस रीजन के आसपास या इन्हीं पानियों के अंदर इस वक्त मुतारिक हैं। और याद रखिएगा ये एक बहरी बेड़े को चलाना, उसे कंट्रोल करना, ये मुल्कों को चलाने जितना पैसा इसमें लगता है। कभी इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई हैं
کہ امریکن بحری بیڑے کیسے کام کرتے ہیں. ایک ایک بیڑے کے اوپر جو ہے وہ 70 فائٹر جیٹس موجود ہیں اور دیگر جاسوسی طیارے اور ڈرونز اور بے شمار چیزیں. ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں, کچن کے اندر ہی سینکڑوں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کے اوپر بڑی زبردست ڈاکومنٹریز ہیں, میں نے دیکھی ہیں. بہرحال یہ امریکہ اپنی جنگی تیاریاں بھی بہت بڑے پیمانے پہ کر رہا ہے. جنگ شروع ہوتی ہے تو پاکستان کے لیے نیوٹرل رہنا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ پاکستان نے ابھی سعودی عرب سے پیسہ پکڑ کے UAE کو دیا ہے, اور اگر سعودی عرب نے خدا نخواستہ پیسہ مانگا تو وہ پیسہ اتنا زیادہ ہے کہ پاکستان وہ ادا نہیں کر پائے گا. اور دنیا میں اور کوئی ایسا ملک شاید اب موجود نہیں ہے جو سعودی عرب کو پیسہ واپس کرنے کے لیے پاکستان کو پیسہ دے دے. تو ہمارے لیے کوئی اور راستہ بچے گا نہیں. تو پاکستان کے لیے ایک تو مضبوط ایران ضروری ہے کہ یہ جنگ بندی قائم رہے, اور دوسرا پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ یہ جنگ ہو ہی نہ, ورنہ پاکستان کو اس کا حصہ خدا نخواستہ بننا پڑ جائے گا. اب صورتحال کو ذرا آپ سمجھیے کہ امریکہ اور اسرائیل میں جو سب سے بڑا تنازع ہے وہ ہتھیاروں کا ہے, ایٹامک ہتھیاروں کا ہے. یہ مسئلہ نیا نہیں ہے, اس کی تاریخ 3 دہائیوں سے بھی زیادہ پرانی ہے. اتنا پرانا مسئلہ کہ ونس فار آل ابھی حل ہو جائے گا تو مجھے نہیں لگتا. ایک بڑی شاندار ڈیل کی تھی جس کی یورپ بھی بہت تعریف کرتا ہے. ابھی قبرص کے اندر کچھ مذاکرات ہو رہے ہیں, وہاں پہ مختلف ممالک موجود ہیں جن میں یورپی ممالک کے علاوہ یورپی یونین کے ممالک ہیں, ان کے علاوہ وہاں پہ 2-3 جو ہیں وہ خطے کے اور ممالک ہیں, خلیجی ممالک. یہ جب بات کر رہے ہیں تو وہاں تعریف کی گئی, یعنی دوسرے ممالک اس کے اندر جو ہیں ان میں مصر, شام اور لبنان ہے. تو وہاں جو باراک اوباما نے 2015 میں معاہدہ کیا تھا ایران کے ساتھ, جوہری معاہدہ, اس کی تعریف کی گئی. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے آنے کے بعد جب پہلی ان کو حکومت ملی 2016 میں, تو وہ معاہدہ انہوں نے ختم کر دیا تھا. اس پہ کافی تنقید بھی ہوئی تھی. بہرحال یہ مسئلہ پرانا ہے ہتھیاروں والا, یہ نیا نہیں ہے اور یہ فوراً حل بھی نہیں ہوگا. اس وقت جو سب سے اہم دیرینہ مسئلہ ہے جو فوراً حل طلب ہے وہ ہے آبنائے ہرمز کا, اور اس پہ بہت زیادہ دباؤ بھی ہے. امریکہ کے لیے بڑی شرمندگی والی بات ہے, یعنی امریکہ کی بے عزتی ہو رہی ہے, اور کچھ لچک تھوڑی بہت دکھانی پڑے گی, ایران کو کچھ لچک دکھانی پڑے گی, امریکہ کو. تو یہ مسئلہ حل تو ہو سکتا ہے, لیکن اس کا فوری حل اب ایسا کوئی دکھائی اس کا بھی نہیں دے رہا, کیونکہ وہاں بارودی سرنگیں امریکہ کہتا ہے 6 مہینے تو لگ جائیں گے ان کو صاف کرنے میں, اور اس بیچ میں جو امریکہ کا تیل ہے وہ بکتا رہے گا. دیکھیں امریکہ کے لیے کوئی مالی نقصان نہیں ہو رہا, امریکہ وہاں سے اپنا تیل بیچ رہا ہے. وینزویلا میں ان کی کمپنیوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے, ان کا اپنا تیل خاصا اچھا امریکہ کا نکلتا ہے, وہ وہاں پہ جہازوں کو بھر بھر کے ٹینکرز کو روانہ کر رہے ہیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے بارے میں دعویٰ بھی کیا. تو امریکہ کا تیل بک رہا ہے, لیکن گلف ممالک کے اوپر دباؤ بڑھ رہا ہے, اور عرب ممالک خاص طور پہ کافی دباؤ میں ہے. جو یورپی ممالک ہیں انہوں نے کہا جی اگر امریکہ کا اور ایران کا کوئی اچھا معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں ہم بھی ایران کے اوپر جو کچھ سختیاں ان کو نرم کر دیں گے. لیکن دوسری طرف امریکہ دباؤ بڑھانے کے لیے ایران پر پابندیاں لگا رہا ہے, اور چین کی ایک آزاد ریفائنری ہے, آزاد ریفائنری اس کو ویسے ہی کہا گیا, چینی ریفائنری ہے تو چین کو ٹیکس دیتی ہے, چین کا ادارہ ہے. تو چائنیز ریفائنری کے اوپر پابندیاں لگا دی ہیں امریکہ نے. اس کے علاوہ 40 دیگر کمپنیوں اور تیل بردار جو جہاز ہیں, بحری جہاز, ان پر بھی امریکہ نے پابندیاں لگا دی ہیں, اور پابندیاں اس تناظر میں لگائی ہیں کہ یہ ایران سے تیل لے کر جا رہے ہیں. یہ ہے جناب پرابلم. وہ کہتے ہیں ایران سے تیل خریدیں گے تو ہمارے لیے پرابلم بڑھ جائے گا, ہم ایران سے تیل خریدنے بھی نہیں دیں گے. اب ایک بات ہمیں اور ذہن میں رکھنی پڑے گی ان مذاکرات کے حوالے سے, کہ اگر یورپ یا نیٹو کے ممالک امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے نا تو پاکستان کو اتنی ریلیونس ملتی نا. وجہ یہ ہے کہ پھر امریکہ جنگ بندی سے زیادہ اس معاملے کو کسی اور طرف لے کر جاتا اور دباؤ ڈال کر ان چیزوں کو کسی اور طریقے سے ہینڈل کرتا. لیکن امریکہ کو عالمی سطح پہ وہ دباؤ وہ ڈال نہیں پایا, عالمی سطح پہ اس کو اس قسم کی حمایت ملی نہیں, خاص طور پہ یورپی ممالک سے. پہلے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ یورپی ممالک اور نیٹو کے جو ممالک ہیں ان ساروں کو برا بھلا کہتے تھے, لیکن اب میں دیکھ رہا تھا کہ پیٹ ہیگزت نے بھی اسی قسم کے سٹیٹمنٹس دیے ہیں. اچھا, پیٹ ہیگزت نے ایک عجیب و غریب سٹیٹمنٹ دے دیا, وہ میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا کہ ہر سال جو نوبل انعام دیا جاتا ہے ایک یورپی ملک کی جانب سے, یہ ناروے سے ہوتا ہے, تو انہوں نے کہا جی ہر سال جو نوبل انعام دیا جاتا ہے وہ جس ادارے کو ملنا چاہیے ہر سال وہ امریکی فوج ہے. اب یہ انہوں نے کہہ تو دیا, لیکن ابھی حال ہی میں ایران میں 170 کے قریب معصوم بچیاں 5 سال سے لے کے 12 سال تک جو شہید ہوئیں وہ امریکن فوج کا کارنامہ ہے. ایران کی جو قیادت ہے, چاہے وہ ملٹری ہے, چاہے وہ سویلین ہے, چاہے وہ مذہبی لوگ ہیں, ان کا جو قتل عام کیا گیا وہ امریکن فوج نے کیا اسرائیلی فوج کے ساتھ مل کر. ہزاروں لوگ اب تک جو ہے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں,
शहीद हो चुके हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बता देता हूं कि 9/11 के बाद से लेकर अब तक ये अलग अलग रिपोर्टें हैं। कुछ रिपोर्टें जिन्हें अमेरिका मानता है, कुछ रिपोर्टें जिन ममालिक में लोगों की जाने गई हैं वो मानते हैं, कुछ रिपोर्टें अक़वाम मुत्तहिदा मानता है, कुछ रिपोर्टें आज़ाद ज़राए से, हर एक की अपनी अपनी रिपोर्ट है। लेकिन अलग अलग किस्म की रिपोर्टों को अगर आप इकट्ठा करें तो जो इराक के अंदर अमेरिका ने जंग लड़ी है ना, 2005, 6 और 7 के अंदर जो डाटा आया वो डाटा ये बताता है कि अलग अलग तादाद है। कोई ये कहता है कि 10,33,000 इराक के अंदर लोग मारे गए, शहीद हो गए, और इसमें अमरीकी फौजी भी बहुत बड़ी तादाद में मारे गए थे, जो लड़ाका लोग हैं वो भी मारे गए थे, इराकी फौजी भी मारे गए थे। और फिर इसमें एक तादाद जो बताई जाती है वो 2.4 मिलियन भी बताई जाती है, यानी 24 लाख तक लोग वहां पे मारे गए। लीबिया की लड़ाई में, यमन की लड़ाई में, सोमालिया की लड़ाई में, शाम की लड़ाई में लाखों लोग मारे गए, और ये लड़ाइयां अमेरिका ने की हैं। अफगानिस्तान के अंदर जो अमेरिका ने जंग शुरू की थी, उस जंग के अंदर अब तक की जो इंफॉर्मेशन है उसमें 2 अलग अलग डेटाज हैं। अफगानिस्तान के अंदर सिर्फ जो बताया जाता है 9.5 लाख अफगानी जो है वो शहीद हो गए, इस लड़ाई की नजर हो गए, जबकि पाकिस्तान के अंदर भी 1 लाख के करीब शहरी जो है वो शहीद हुए। अब अलग अलग डाटा है। फिर अबू गरीब जेल आप देख लें, उसकी जो स्टोरीज हैं, जो ग्वांतानामो बे की स्टोरीज हैं, इन सारों को आप इकट्ठा करें तो अमेरिकन फौज का कैसे बनता है अमन का नोबेल इनाम लेना। अभी तो ट्रंप को नहीं मिला तो अमेरिकन फौज लेना चाह रही है अमन का नोबेल इनाम। बहरहाल ये एक स्टेटमेंट है, वो बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं, अमेरिकन का अपना एक स्टाइल है, और वो बहुत गुस्से में है यूरोपीय ममालिक पर, और यूरोपीय ममालिक भी बहुत मुतहर्रिक हो गए। उनके थिंक टैंक इस वक्त अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए नए मंसूबे तैयार कर रहे हैं। यानी जो अमेरिका के ऊपर उनका इन्हिसार है वो उसको अब कम करना चाहते हैं। अमेरिकन धमकियों के बाद या डोनाल्ड ट्रंप के रवैये के बाद उन्हें अंदाजा हो गया है कि अमेरिका में तो हुकूमतें बदलती रहेंगी, और अमेरिकन के अंदर ये सोच पैदा हो गई है, ये इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है कि यूरोप पैसे खर्च नहीं करता, फौजी खर्च नहीं करता, और यूरोप का तहफ़्फ़ुज़ अमेरिका क्यों करे। तो अब यूरोप को अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करना पड़ेगा। यूरोप को खतरा किससे है? यूरोप का जो पहला खतरा जिसे वो समझते हैं वो रूस को समझते हैं। रशिया एक बहुत बड़ा खतरा है यूरोप के लिए, क्योंकि यहां से बॉर्डर लगता है वो सेंट्रल एशिया की तरफ से आता है। यूक्रेन जो है वो बिल्कुल यूरोप के बॉर्डर पे है। तो अब इस बारे में रशिया के साथ उन्हें बातचीत भी करनी पड़ेगी, मुज़ाकरात भी करने पड़ेंगे, और रशिया से निपटने के लिए अपने हथियारों को भी तैयार करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा इत्तेहाद है उनका, जैसे उन्होंने यूरोपीय यूनियन को इकट्ठा किया वो बाकियों के साथ भी मुआहदे कर सकते हैं। चाइना का उनको एक थ्रेट है हमेशा से, लेकिन चाइना का थ्रेट ऐसा नहीं कि बराह रास्त चाइना कोई हमला कर देगा। चाइना का थ्रेट कुछ इस तरह से है कि चाइना उनकी मईशत के ऊपर कंट्रोल कर लेगा। अब चाइना के साथ उन्हें बातचीत करनी पड़ेगी और अपने तजारती खसारे को कंट्रोल करना पड़ेगा। देखिए ना, चाइना की कुछ क्वालिटीज है, एक तो प्रोडक्शन बहुत तेज करता है, दूसरा उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम है, तीसरा चाइना की जो रसद है वो बहुत तेज है, वो बड़ी तेजी से अपना माल सप्लाई करता है पूरी दुनिया में। तो जब उसका माल पहुंचता है किसी मंडी के अंदर तो किसी और माल की गुंजाइश नहीं रहती। तो यूरोप को एक बैलेंस क्रिएट करना है चाइना के साथ तजारत में। वैसे अभी ये स्पेन का जो वज़ीर आज़म है पेड्रो, ये वहां गया था इसने चाइना के साथ ये बात की है कि आप हमारे साथ तजारत का एक बैलेंस क्रिएट करें। नाज़रीन, ये इंटरनेशनल खबरें हैं, ये और भी आती रहेंगी, मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा, बल्कि मेरे पास काफ़ी सारी मौजूद हैं। लेकिन मैं आपको कुछ पाकिस्तान के अंदर से खबरें देना चाहता हूँ। एक तो इस्लामाबाद के अंदर ऐसा इन्होंने ब्लॉकेज लगाया कि पता चल रहा है जी इस्लामाबाद में दवाइयों की किल्लत हो गई है। ये कितनी शर्मिंदगी वाली बात है। जिन ममालिक में जंग हो रही है वहां पे दवाइयों की किल्लत नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान में दवाइयों की किल्लत हो गई है। इस्लामाबाद में दवासाज कंपनियों की गाड़ियों का दाखिला बंद होने की वजह से शहर में दवाओं की किल्लत, और तरनौल, रवात और चुंगी नंबर 26 पर दवाइयों से भरी हुई दर्जनों गाड़ियां खड़ी हैं। इन गाड़ियों में जान बचाने वाली अद्वियात भी शामिल हैं, और इसमें इंसुलिन भी शामिल है, इसमें दीगर दवाइयां भी शामिल हैं जो मरीजों को दी जाती हैं। तो कंपनियां जो हैं वो वजारत सेहत से मुतालबा कर रही हैं, जनाब हमारी गाड़ियां कम से कम अस्पतालों तक और शहर के अंदर दाखिल होने की उनकी इजाजत दी जाए। ये एक इशू है पाकिस्तान के अंदर, तो एक से एक इशू है, पूरी दुनिया चल रही है, पाकिस्तान बंद है, हमारी तो अदालतें भी बंद है। एक और इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया इस्लामाबाद में। हमारे एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं, फखरुर रहमान साहब, उन्हें नाज़रीन गिरफ्तार कर लिया गया अचानक से, और ये इंतहाई काबिल मुजम्मत हरकत है। पीका एक्ट के तहत जब दिल करता है, जिसका दिल करता है वो उठाकर ले जाते हैं बंदे को। जो भी हुकूमत में तनकीद करता है या निज़ाम के ऊपर तनकीद करता है उसको फौरी तौर पे गिरफ्तार कर लिया जाता है, और फखरुर रहमान साहब तनकीदी आवाज़ों में से एक आवाज़ है। तो यही वो सहाफ़ी हैं, बहुत पुरानी सहाफ़त कर रहे हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाकर जजेस को बताया था कि PMLN के वर्कर ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे दावा बोल दिया है तो आप अपनी जान बचा लें।
یہ اتنا ہی پرانی جرنلزم کر رہے ہیں اور ایک تنقیدیہ بات ہے. ان کو بھی خاموش کروانے کے لیے گرفتار کر لیا گیا. انتہائی قابل مذمت اور گھٹیا حرکت ہے. ناظرین، نیتن یاہو کے حوالے سے ایک خبر آئی، میں آپ کو جاتے جاتے بتا دوں کہ یہ پتا چلا کہ نیتن یاہو کو کینسر ہے، لیکن نیتن یاہو نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کے کینسر کا ٹھیک علاج ہو گیا ہے اور اس کی جان خطرے سے باہر ہے. لیکن اس کینسر کو دیکھیں اس نے چھپا کر رکھا. اب اس کی جو سالانہ رپورٹ آئی ہے میڈیکل کی، اس میں یہ انکشاف ہوا کہ نیتن یاہو کو کینسر تھا، پروسٹیٹ کینسر، لیکن وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. اعجاز چودھری صاحب، ان کی طبیعت کافی خراب ہے لیکن انہیں دوبارہ جیل میں منتقل کر دیا گیا. یہ نظام ظلم سے باز ہی نہیں آ رہا، انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی، اور اس کے لیے لوگ اب سیاستدانوں کو رسپانسیبل نہیں سمجھتے. میں آپ کے سامنے ایک سروے رکھتا ہوں، یہ دیکھیے سروے، یہ میں نے خود سروے کروایا ہے. اس سروے کا آپ ڈیٹا دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آج پاکستانی کیا سوچتے ہیں اور کس طریقے سے سوچتے ہیں. یہ ہے جناب وہ سروے اور اس کے نتائج. سوال ہم نے جو سروے پہ کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ پاکستان کے پیچھے رہ جانے کے لیے اصل میں ذمہ دار کون ہے، اور ہم نے 2 آپشن دیے تھے. نمبر 1 جرنیلوں کی مداخلت، نمبر 2 سیاستدانوں کی نالائکی. تو ہم نے لوگوں سے کہا کہ آپ 1 یا 2 لکھ کر جواب دیں تاکہ آپ کو ہم رزلٹ جاری کریں. 10,000 سے زائد ووٹ پڑ چکے ہیں اب تک، بلکہ کافی زیادہ ہو گئے ہیں. اور ان ووٹوں کے بعد جو سروے کے نتائج ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ آج پاکستانیوں کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کے مسائل کے لیے جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ملٹری جرنیلوں کی بار بار مداخلت ہے. کبھی مارشل لا لگاتے ہیں، کبھی حکومتیں گراتے ہیں، کبھی حکومتیں بناتے ہیں، کبھی سیاستدانوں کو جیلوں میں ڈالتے ہیں. تو یہ ملک کو چلنے نہیں دیتے، ٹریک پہ آنے نہیں دیتے. تو جرنیلوں کی مداخلت کے حوالے سے جو لوگوں نے ووٹ کیا وہ 93.4% کیا. بڑا کلیئرٹی کے ساتھ لوگ ہیں. 93.4% لوگ جنہوں نے ووٹ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جرنیلوں کی مداخلت ایک وجہ ہے کہ پاکستان پیچھے رہ گیا، پاکستان کے حالات آج اتنے اچھے نہیں ہیں، معیشت ہماری برباد ہو گئی، دہشت گردی پاکستان میں آ گئی، ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے، دنیا آگے نکل رہی ہے، دنیا کی معیشتیں ترقی کر رہی ہیں، ہم قرضوں کا بوجھ اٹھاتے چلے جا رہے ہیں، کوئی ایک شعبہ نہیں ہے جس میں ہم ترقی کر کے آگے بڑھ رہے ہوں. پھر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاستدان نالائق ہیں اور ان کی وجہ سے پاکستان پیچھے رہ گیا، ان کی تعداد 6.6% ہے. یہ سروے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. اب تک اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.